सभी सुनने वालों को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 21 जून 2025 है और हमेशा की तरह हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से। ये भाग 1 है। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक रिवीजन जैसा भी हो सकता है ना। चलिए, आज के जो स्रोत हैं उनसे मिले ज्ञान और जानकारियों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद वही है, सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालना जो तैयारी में मदद कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये जो वैश्विक वित्तीय और निवेश के रुझान हैं, वो भारत की घरेलू नीतियों और सामाजिक बदलावों पर असर डाल रहे हैं। शुरुआत करते हैं विकास के लिए वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट FFD4 से। अभी हाल ही में सिविले स्पेन में ये FFD4 सम्मेलन खत्म हुआ है और इसका जो फाइनल डॉक्यूमेंट है कॉम्प्रोमिसो दे सिविले, मतलब सिविले का वादा, वो सामने आया है। इसमें दुनिया भर के नेता और संस्थान तो थे, पर अमेरिका ने इससे दूरी बनाई रखी। ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? हाँ, ये बात तो है। अमेरिका का बाहर रहना इन वैश्विक कोशिशों पर एक सवालिया निशान तो लगाता ही है। वैसे देखा जाए तो ये सम्मेलन जो एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा है, मॉन्ट्रियल कॉन्सेंसस और दोहा डिक्लेरेशन, उन्हीं की पुरानी प्रतिबद्धताओं को एक तरह से आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, तो ये रिन्यूअल जैसा है। हाँ, बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य तो वही पुराना है। जो विकासशील देश हैं उनमें सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पाने के लिए जो हर साल करीब $4 ट्रिलियन की कमी पड़ रही है पैसे की, उसे कैसे पूरा किया जाए। 4 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जी हाँ, तो इसके लिए कई चीजों पर बात हुई। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की बात है, जिसमें IMF कोटा सुधार और वर्ल्ड बैंक की शेयर होल्डिंग समीक्षा शामिल है। फिर ऋण स्थिरता यानी डेट सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा है। इसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक समूह मिलकर वो जिम्मेदार संप्रभु ऋण के लिए कुछ स्वैच्छिक सिद्धांत ला रहे हैं। स्वैच्छिक। हाँ, फिलहाल तो। और तीसरा है टैक्स सुधार, जिसमें OECD और G20 मिलकर वो जो पिलर 2 है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स, उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वैश्विक स्तर की बातें हुई। अब जरा भारत पर आते हैं। वैश्विक वित्त की चुनौतियों के बीच ये देखना भी अहम है कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग लैंगिक समानता जैसे घरेलू लक्ष्यों के लिए कैसे कर रहा है। इसी से जुड़ा हुआ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या चीज है? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण पहल है। ये पोर्टल बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड भंडार है, आप कह सकते हैं। इसमें पॉलिसी से जुड़ी जानकारी, जो सफल प्रयोग हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और लिंग आधारित यानी जेंडर स्पेसिफिक डेटा, वो सब एक जगह मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल कौन करेगा? ये केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके काम आएगा। देखिए, जेंडर बजटिंग अपने आप में सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक नजरिया है, एक अप्रोच है। ये सरकारी योजनाओं और बजट बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें जेंडर इक्वालिटी को लैंगिक समानता को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश है। अच्छा। ये देखता है कि बजट का महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग क्या असर हो रहा है और कैसे वो समानता को बढ़ावा दे सकता है। और भारत में इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है ताकि नीतियां ज्यादा लिंग संवेदनशील बने, शासन गवर्नेंस जो है वो ज्यादा जवाबदेह हो, और सबसे जरूरी, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। भारत ने इसे फॉर्मली 2005-6 में अपनाया था। वो जेंडर बजट स्टेटमेंट आता ना बजट के साथ, स्टेटमेंट 13, उसके साथ। हाँ, याद आया। अच्छा, संसाधनों के सही इस्तेमाल से ही जुड़ा है मानव संसाधन का विकास। और शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर स्टेम में, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव दिख रहा है। 2024 में ऐसा हुआ है कि 10 साल में पहली बार कक्षा 12 पास करने वाली लड़कियों की संख्या साइंस स्ट्रीम में आर्ट स्ट्रीम से ज्यादा थी। 28 लाख से ज्यादा लड़कियां साइंस में थीं। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये आंकड़ा बहुत ही सकारात्मक है। ये दिखाता है कि जो पारंपरिक धारणा थी कि साइंस लड़कों का फील्ड है, वो टूट रही है और लड़कियां एक्टिवली विज्ञान को अपना रही हैं। और सिर्फ स्कूली नहीं, हायर एजुकेशन में भी ASIHE 2021-22 का डेटा बताता है कि विज्ञान विषयों में 52.1% छात्राएं हैं। वाह, 50% से ज्यादा। जी
हालांकि ये भी सच है कि अभी भी सामाजिक बाधाएं हैं, रोल मॉडल की कमी है, ये चुनौतियां तो हैं। सही बात है। और इसी पॉजिटिव माहौल के बीच QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन भी सुधरा है। भारत के 54 विश्वविद्यालय इस बार रैंकिंग में हैं, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नंबर है, और IIT दिल्ली 123वें स्थान पर आ गया है। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, ये भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट R&D इकोसिस्टम के लिए अच्छा संकेत है। पर यहाँ एक लेकिन है, हमें R&D फंडिंग पर बहुत ध्यान देना होगा। अभी भी हम GDP का सिर्फ 0.64% ही खर्च कर रहे हैं R&D पर। सिर्फ 0.64%? ये तो बहुत कम लगता है दूसरे देशों के मुकाबले। हाँ, कम है। और इसमें भी जो कुल R&D खर्च है, जिसे GERD कहते हैं, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सिर्फ 36.4% है। इसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने ANRF मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और IMPRIT जैसी पहलें की हैं, पर काम अभी बाकी है। तो शिक्षा और R&D में प्रगति के लिए निवेश जरूरी है, लेकिन वैश्विक निवेश का माहौल आपने बताया कुछ चिंताजनक है। ये UNCTAD की जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 आई है, वो क्या कहती है विस्तार से? हाँ, UNCTAD की रिपोर्ट थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। वो बताती है कि 2024 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 11% घटकर $1.5 ट्रिलियन रह गया। भारत इसमें 16वें स्थान पर रहा। 11% की गिरावट? जी, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो SDGs के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें निवेश 31% गिरा है। पानी और सफाई यानी वाटर एंड सैनिटेशन में 30% गिरा है। अरे बाप रे, ये तो सीधे SDGs पर असर डालेगा। बिल्कुल, जबकि जरूरत कितनी है? विकासशील देशों को SDGs के लिए सालाना 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। इसके पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं? मुख्य रूप से भू राजनीतिक तनाव और ट्रेड फ्रैगमेंटेशन, मतलब व्यापार का अलग अलग गुटों में बढ़ जाना। रिपोर्ट सुझाव दे रही है कि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनकी भूमिका बढ़ाई जाए और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए रिस्क कम करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल हो। UPSC के नजरिए से यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे ग्लोबल ट्रेंड्स भारत की अपनी विकास योजनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते दो और छोटी अपडेट्स ले लेते हैं। एक तो NIXI यानी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो भारत के इंटरनेट ट्रैफिक को देश के अंदर ही रखने में मदद करता है, उसने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर लिए हैं। अच्छा, 20 साल हो गए? हाँ जी। और दूसरी खबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ETI 2025, उसमें भारत की रैंकिंग पिछले साल के 63वें स्थान से गिरकर 71वें पर आ गए हैं। ये गिरावट चिंताजनक है। ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों की तरफ इशारा है। हाँ, तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। विकास के लिए वित्त पोषण की वैश्विक स्थिति, भारत में जेंडर बजटिंग की पहल, स्टेम में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सुधार, लेकिन R&D फंडिंग की चुनौती और वैश्विक निवेश में गिरावट। काफी कुछ कवर किया। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि भारत इन वैश्विक वित्तीय और निवेश की जो अनिश्चितताएं हैं, उनके बीच अपनी घरेलू R&D क्षमताओं को कैसे मजबूत करेगा। और साथ ही लैंगिक समानता और सतत विकास जैसे जो इतने महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने के लिए नीतियों को जमीनी स्तर पर और ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे लागू करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही। उम्मीद है कि ये विश्लेषण UPSC की तैयारी कर रहे साथियों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही और विश्लेषणों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।